हिमानी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हिमानी कोचिंग सेंटर में हम सब प्रतिबद्ध हैं कॉन्सेप्ट्स को सिंपलीफाई करने के लिए, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स एम्पलीफाई हों। हिमानी कोचिंग सेंटर का यही है ध्येय, यही है वायदा, हमारे दर्शकों का सदैव हो फायदा। आज की सीरीज में हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम की सेट 2 शिफ्ट 1, जो कि 27 फरवरी 2024 को हुआ था। तो हमने सारे प्रश्न उसी में, जो मैथ्स का गणित का पर्चा है उसके लिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, एक आदमी एक कप को 1792 में बेचकर 12% का लाभ कमाता है। यदि वह इसी कप को 1472 में बेचता है तो हानि का प्रतिशत क्या होगा। सो देखिए, यहाँ हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य होगा 100 बटे 112 गुणा 1792। ठीक है, क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या है? विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 जमा लाभ प्रतिशत। यदि हानि होती तो 100 बटे 100 घटा हानि प्रतिशत करके हम निकालते। तो यहाँ पे अब देखिए, हमारे पास यह नंबर आ गया है, इससे हमें क्रय मूल्य ज्ञात होगा। बाद में हम उसको यहाँ से कंपेयर करेंगे। तो इसको देखते हैं हम। ये नंबर जाता है 4 से भाग, सो 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। इधर देखिए, ये जा रहा है 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 7 एकम 7 एंड 7 छेक 42। तो क्रय मूल्य इस वस्तु का, जो कप है, उसका था 1600 रुपया। अब दूसरे बार में बोला गया कि उसने इसे 1472 में बेचा। सो यदि विक्रय मूल्य 1472 है तो हानि कितनी हुई? तो हानि जो है हमें रुपयों में मिल जाएगी। 10 में 2 गया 8, 9 में 7 गया 2, 5 में 4 गया 1, 128 रुपए की हानि हुई। किस क्रय मूल्य पे? 1600 रुपए में। तो अब हमें हानि का प्रतिशत निकालना है। तो हानि जो कि है 128 बटे क्रय मूल्य जो है 1600 रुपया गुणा 100। ठीक है, और ये 16 अट्ठा 128, सो हानि प्रतिशत हो गया 8। सो इस प्रकार से इस प्रश्न का हल किया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह प्रश्न बॉड मास रूल के ऊपर है। सबसे पहले हम, यदि ब्रैकेट्स हैं किसी में तो उसको सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ यानी का को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन गुणा, फिर एडिशन जमा या सब्ट्रैक्शन घटा। तो यहाँ जो दिया गया है, इसमें देखिए, सबसे पहले हमें, अगर मैं लिख ही देता हूं इसको, तो चलिए लिख देते हैं। अब कोई ब्रैकेट तो है नहीं ना, इसमें कोई का लिखा हुआ है, तो डिवीजन सबसे पहले होनी चाहिए। सो 8500 को 5 से जब आप भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 1700। ठीक है, अब हमने डिवीजन कर ली। दूसरा स्टेप होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन। तो आइए अब 24 गुणा 6 कर लेते हैं। तो 6 चौका 24, 6 दूनी 12, फिर ये घटा है, फिर 122 गुणा 3 है जो हो जाएगा 366। अब हमारे पास में यह नंबर आ गया है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो 1700 जमा 144 हो जाएगा 1844, जिसमें से हमें घटाना है 366। 14 में 6 गया 8, यहाँ से हमने लिया, फिर 13 में से 6 गया 7, 7 में 3 गया 4। सो 1478 इस संख्या का मान आएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ लिखा गया है, एक व्यक्ति जो मानव है वह ए से प्रस्थान करता है और 29 घंटे में बी पर पहुंचता है। वह 2/9 दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और शेष दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? देखिए, यहाँ हमें जो फॉर्मूला ध्यान रखना है वह क्या है, कि जो स्पीड होती है, जो गति होती है, वह क्या होती है? वो होती है डिस्टेंस बटा टाइम। ठीक है, सो हमारी जो गति है वह है दूरी बटा समय। तो अगर हमें समय निकालना है, टाइम निकालना है, तो वो क्या होगा? वो हो जाएगा दूरी बटा गति।
ठीक है। अगर मुझे समय निकालना है तो दूरी को हम किससे डिवाइड कर देंगे, गति से डिवाइड कर देंगे, गति से भाग कर देंगे। अब इस प्रश्न में हम यह मान लेते हैं कि ए से जो बी के बीच की दूरी है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है। अब इसमें बताया गया कि वह 2/9 दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो इसका मतलब अब दूरी जो है वो हो गई 2/9 x, क्योंकि उसने 2/9 दूरी उतने से की और उसने किस स्पीड से किया, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसे कितना समय लगा होगा। तो समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी बट्टा हमने उसको घटा दिया, डिवाइड कर दिया 9 से। अब जो बचा उसका कितनी दूरी बच गई, वह बच गई x माइनस 2/9 x, क्योंकि टोटल दूरी थी x जिसमें से 2/9 उसने तय करी 9 किलोमीटर प्रति घंटे से। बची जो दूरी है वह है x घटा 2/9 x, और वहां पे जो स्पीड या गति दी गई है वह दी गई है 12। तो ये मेरा हो गया समय 1 और समय 2, और इन दोनों को जब ऐड किया तो आया 29, बिकॉज ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि मानव ने यह दूरी 29 घंटे में पूरी करी। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2/9 x/9 बन जाएगा 2/81x। यहाँ पे हमें, क्योंकि इसमें ब्रैकेट में हमें ये देखना है कि यह हमारा एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसको मैं 9 से कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 9x घटा 2x, जो बन जाएगा 7x/9, और जब हम इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा 7x/9 × 12, ठीक है, जो कि हो जाएगा 108, और यह है हमारा 29 घंटे के बराबर। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है इन संख्याओं का एलसीएम, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है। तो अब 81 और 108 का एलसीएम यदि आप निकालेंगे, 81 क्या है, 9 × 9, और इधर यहाँ पे देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं जल्दी से। 81 हुआ 9 × 9, 108 हुआ 9 × 12। अब ये इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3, और इसको लिख सकते हैं 3 × 4। सो 9 × 3, क्योंकि ये आ गया, और फिर गुणा 3 × 4। सो हमारे पास आ गया 9 × 81 चौका, तो ये हम लिख देते हैं 4 × 4, 4 × 8 = 32, 324। अब 81 चौका 324 हमने अभी बोला, सो 4 दूना 8, 108 तिया 324, तो यहाँ हो जाएगा 21x, और इधर हो गया 29। अब हमारे को इसका x का मान निकालने के लिए, जस्ट अ सेकेंड, x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, 21 + 8x हो गया 29x। सो हमारे पास है 29/324x, जो कि है 29 के 29 और 29 एक दूसरे को काट देंगे, x हो गया 324 किलोमीटर। सो यह क्वेश्चन भी इस प्रकार से हल किया जाएगा। हमें क्या ध्यान रखना है, क्योंकि हमें टोटल समय दिया गया था, तो हमने इस फॉर्मूले में समय को ही निकाला और वो दोनों दूरियों का समय को ऐड किया और उसको बराबर किया 29 के, जो कि प्रश्न में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहां दिया गया है यदि G/H 3:7 है तो G/G+H का मान कितना है। देखिए यहां हम कंपोनेंडो डिविडेंडो या योगांतर अनुपात का यूज करेंगे। क्योंकि देखिए योगांतर अनुपात क्या होता है, अगर मैं उसको यूज करूं, अगर A/B x/y के है, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि A+B/B बराबर है x+y/y के। ओके, हम ये भी लिख सकते हैं कि A-B/B बराबर है x-y/y के, और यदि हम 1 का भाग 2 से कर देंगे तो उसको हम बोलेंगे A-B/A बराबर है x-y/x-y के। ये तीनों फॉर्मूले हैं योगांतर अनुपात के, जिसमें हमें प्रश्न के अनुसार उन्हें यूज करना है। ठीक है, तो और यह बड़ा सिंपल है। देखिए
अगर हमारे को ये निकालना है कि जी ये कैसे आया, तो आप दोनों जगह एक ऐड कर दीजिए। जब आप एक ऐड करेंगे और एलसीएम लेंगे तो यह अपने आप ही a प्लस बी बटा बी बन जाएगा और इधर x प्लस वाई बटा वाई बन जाएगा। ठीक है, आपको ये तीनों फॉर्मूले जरूर याद रखने हैं। अब देखिए यहाँ हमसे बोला जा रहा है g बटा g प्लस h का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो हमको इसे लिखना पड़ेगा h बटा जी। अगर g बटा h जो है 3:7 है, तो h बटा जी हो गया 7/3। अब हमसे पूछा गया है जो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहला फॉर्मूला यूज करेंगे और लिखेंगे h जमा जी बटे जी बराबर होगा 7 जमा 3/3 के। यह आप एक्चुअली बहुत जल्दी कर सकते हैं, मैं दिखाने के लिए लिख रहा हूँ स्टेप्स। ये आप अपने मानसिक रूप से भी अपने दिमाग में ही करके इसे सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि हमसे रेसिप्रोकल पूछा गया है जी बटे जी प्लस एच, तो इसको अब हम लिख देंगे जी बटे जी प्लस एच का मान होगा 3/10। और यह प्रश्न इस प्रकार हल हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ लिखा गया है यदि p का p प्रतिशत 729 है तो p का मान कितना है। तो देखिए p का p प्रतिशत क्या होगा, यह होगा p बटे 100 गुणा p, जो कि है 729, जो बन जाएगा p स्क्वायर बटे 100 बराबर 729 के, और p स्क्वायर बन गया 729 गुणा 100। तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है इनका स्क्वायर रूट। 729 और 100 का, 100 का तो 10 हो गया। ठीक है, 729 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए देखिए हमने एक सीरीज बना रखी है जिसमें कि कैसे हम वर्गमूल निकाल सकते हैं सेकंड्स के अंदर। वह सीरीज को आप जरूर देखिएगा, और उसको अगर मैं यूज करूंगा 729 का तो वो आएगा 27। ठीक है, आप वह सीरीज को जरूर देखिएगा क्योंकि उससे आपको यह तरीका बहुत जल्दी से समझ आ जाएगा। आपको फिर भी समझाने के लिए क्विकली मैं ये कर देता हूँ। 729 ये है, हमने जो स्टेप किया उससे मैं लिखूंगा 3 या 7, और फिर जब हम वर्ग देखते हैं, 1 का वर्ग है 1, 2 का वर्ग है 4, 3 का वर्ग है 9, तो हम सोचेंगे और मानेंगे कि या तो इसका उत्तर होगा 23 या 27। फिर हम 25 का वर्ग निकालते हैं। 25 जो भी संख्या 5 में यूनिट डिजिट होता है उसका वर्ग निकालना आसान है। 5 पचा 25 करिए, 2 के बाद 3 आता है, 2 3 6। अब आप देखिए जो संख्या दी गई है 729 वो 625 से बड़ी है, तो बड़ा उत्तर हमारा इसका होना चाहिए। यह सीरीज हमने बना रखी है, कृपया इसको जरूर देखिएगा, इससे आपको बहुत फायदा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। और यदि आप यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, क्योंकि हम अपने सरकारी जो भी नौकरियों के एंट्रेंस एग्जाम हैं उसके लिए हम बहुत सारी सीरीज बना के लेके आने वाले हैं, जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स पे भी चर्चा करेंगे और पिछले वर्षों के जो परीक्षा पेपर हैं उनको भी हल करेंगे। और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर करें। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ लिखा गया है किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 81 है। सो वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर के बराबर है, यह भी दिया गया है। तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है। सो हमारा जो इसका फॉर्मूला है वह क्या है कि जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज वह किसके बराबर होता है, वह मूलधन गुणा दर जो कि r गुणा समय बटे 100। अब जो साधारण ब्याज है वह धनराशि का 81/100 है। तो यदि मूलधन p है तो जो साधारण ब्याज हो गया वो 81/100 p हो गया। एक और चीज दी गई है, जो ब्याज दर है वह वर्षों की संख्या के बराबर है, यानी टी जो है आर के बराबर है। तो आइए इसको अब फॉर्मूले में डाल देते हैं। सो 81/100 p, और क्योंकि वह हमसे ब्याज की दर पूछ रहे हैं तो हम टी को भी आर लिख देंगे। तो आर इंटू आर हो जाएगा आर स्क्वायर बटे 100। 100 ने 100 को काटा, पी ने पी को काटा, आर स्क्वायर हो गया 81 के, सो आर हो गया 9%। इसी प्रश्न में यदि वह समय के बारे में पूछते तो समय होता 9 साल। ओके, डिपेंड करता है वो किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहे हैं, हम उस हिसाब से उसे सॉल्व कर देंगे।
अगला प्रश्न है, एक शर्ट का मूल्य 1200 रुपये अंकित किया जाता है और उस पर 15% की छूट दी जाती है, तो शर्ट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यह बहुत सरल सा सवाल है। 1200 रुपया अंकित मूल्य है, छूट 15% की है, तो उसका मतलब देखिए यह प्रतिशत में है, तो आप 100 में से 15 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 85। 85/100। तो हमने क्या किया, विक्रय मूल्य निकालने के लिए अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस छूट परसेंटेज बटा 100, और वह हमारा उत्तर होगा। 12 पंजा 60, 12 अट्ठे 96, 96 और 6 1020 रुपया इस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, साधारण सा प्रश्न था, हमने क्या किया, सिर्फ अपना फॉर्मूले में डाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। यहाँ लिखा गया है, 2 वर्षों के लिए 10 लाख रुपए की एक धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज जो कि वार्षिक रूप से संयोजित है और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2401 रुपए है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। प्रश्न करने से पहले इस प्रश्न को समझते हैं। देखिए, 2 वर्षों के लिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज है तो वहां पे जो अमाउंट है वो क्या होगा, ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, मूलधन गुणा 1 जमा आर जो कि दर है बटे 100, उसकी हम क्या करते हैं, घात लगा देते हैं एन की जो कि समय है। और इसमें मुझे अगर ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो क्या होगा, वो होगा ए माइनस पी गुणा 1। सो देखिए, हमारे को क्या करना है, अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल जमा इंटरेस्ट के, तो मुझे ब्याज निकालना है तो वो हो जाएगा ए माइनस पी। ठीक है, अब हमने इसमें जो ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज उसको निकालने के लिए, और समय कितना दिया गया, 2, तो आइए उसको पहले निकाल लेते हैं, सिर्फ ये फॉर्मूला समझते हैं फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ए तो हो गया पी 1 जमा आर बटे 100, क्योंकि 2 साल के लिए है तो 10 उसकी घात 2 और घटा पी। अब हम पी को कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास होता है 1 जमा आर बटे 100 की घात 2, तो उसको भी लिख देते हैं, और घटा 1। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 मिनट मैं इसको यहां से हटा देता हूं और यहीं पे हम इसको दूसरा कलर यूज करते हुए सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा वह निकलेगा पी। अब एक ए जमा बी की घात 2 का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे, 1 का स्क्वायर हुआ 1 और इधर हो जाएगा आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 10,000, और यहाँ हो जाएगा हमारा 2ab, जो हो गया 2r बटे 100। तो ये तो हुआ हमारा फॉर्मूला इसके लिए। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, उसमें से 1 घटाना है, तो जब हम 1 घटाएंगे, यहाँ पे मैं -1 कर देता हूं, तो ये हमारे पास आया चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमारा जो साधारण ब्याज है 2 साल का साधारण ब्याज, वह क्या होगा, वह है P गुणा R गुणा T जो कि है 2 बटे 100। और हमें क्या दिया गया है, हमें इनका अंतर निकालना है, तो जब आप इनका अंतर निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज है P आर स्क्वायर बटे 10,000 जमा 2PR बटे 100, और उसमें से क्या घटाना है, साधारण ब्याज जो कि है घटा 2PR बटे 100। ये और ये कट गए। सो इस प्रश्न का उत्तर हमें सिर्फ क्या करना है, PR स्क्वायर बटे 10,000 पे करना है, और जिसका मूल्य दिया गया है 2,401 रुपये, और यहाँ हमें 10 लाख रुपए जो है उसका धनराशि दी गई है। तो आइए अब हम क्या करेंगे, यह था इसको समझने का तरीका।
आप सिर्फ यह भी ध्यान रख सकते हैं कि यदि 2 वर्ष वाला प्रश्न आता है और उसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछते हैं तो वो सीधा PR² बटे 10,000 के होता है। ठीक है, यह सिर्फ था समझने के लिए और अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो हम लिखेंगे कि जो अंतर है 2401 रुपये वह है P जो कि है 10 लाख रुपया गुणा R² जो कि हमें ज्ञात करना है बटा 10,000। तो ये देखिए ये 4 जीरो हमारे कट गए। ठीक है, और हमारा R² आ गया 2401 बटे 2401 बटा 100। ठीक है, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, हमने क्या किया 100 का जब स्क्वायर किया तो 4 जीरो चले गए, तो वो चले गए और हमारे पास आया 100। यहाँ पे मैंने एक जीरो गलती से एक्स्ट्रा लिख दिया है जो कि हो जाएगा R² बराबर 24.01। अब R का जो मूल्य है वह होगा 4.9%। ठीक है, देखिए अगेन जो हमने पिछली सीरीज बना रखी है कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं सेकंड्स के अंदर, उसमें हमने इसको भी डिस्क्राइब कर रखा है, जरूर उस वीडियो को देखिएगा। अदरवाइज देखिए 25 जो होता है वो अगर R² 25 होता तो R होता 5 और यहाँ पे 5 से कम 4.9 हमारा उसका उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसमें लिखा गया है अंकित मूल्य के 3/10 पर एक घड़ी को बेचने पर 16% की हानि होती है। घड़ी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। अंकित मूल्य को मान लेते हैं x और क्रय मूल्य को मान लेते हैं y। ठीक है, अब हमने इस प्रश्न में देखा कि जो विक्रय मूल्य है वह अंकित मूल्य का 3/10 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो विक्रय मूल्य है वह है 3/10x के। ठीक है, और इस मूल्य पर बेचने पे 16% की हानि होती है। तो आप क्रय मूल्य के हिसाब से सोचिए, यदि क्रय मूल्य y है और 16% की हानि हुई तो विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य क्या होगा, वह होगा 100 घटा 16 बटे 100 गुणा क्रय मूल्य। ठीक है, यह हमारा फॉर्मूला है। तो अब यदि हम इसको करेंगे तो ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/10x और 100 घटा 16 होता है 84 और बटे 100 और यहाँ पे हो गया क्रय मूल्य हमने माना था y। प्रश्न है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए ये तो 0 से 0 कट जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 अट्ठा 24 और इसको आप कर सकते हैं 2 एकम 2, 2 चौका 8 और 5 और हमें निकालना है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। x बटा y जो अनुपात है वह हो गया 14/5 के। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किसी संख्या में क्रमिक रूप से 40% और 60% की वृद्धि करने के स्थान पर 44% की कमी कर दी जाती है। प्राप्त किए गए परिणाम का मान अभिष्ट सही मान का कितना प्रतिशत है। तो देखिए करना क्या था, क्रमिक रूप से 40% और 60% की वृद्धि करनी थी। तो मान लीजिए कि वह संख्या थी 100। अब उसमें क्रमिक अनुपात जो प्रतिशत है, जब 40% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाता है 140/100। फिर उसके ऊपर 60% की और वृद्धि होती तो फिर हम गुणा करेंगे 160/100 से। क्योंकि यह क्रमिक रूप से हो रहा है तो हम इसको जो वृद्धि प्रतिशत में है हमने क्या करना है, उसको 100 जमा उतना प्रतिशत बढ़ाया और 100 से भाग कर दिया। तो देखिए हमारे हाथ में क्या आएगा, यह नंबर कट कट आके 16 चौका 64, 16 एकम 16 और 6, 16 और 6 हो गया 22, 224 की संख्या अभिष्ट मान था। लेकिन उन्होंने कर क्या दिया, प्रश्न में बोला कि
यह करने के स्थान पर 44% की कमी कर दी जाती है। देखिए, अगर 44% की कमी करी तो क्या मान आता हमारे पास? 100 घटा 44 56। अब हमसे पूछा गया है प्राप्त किए गए परिणाम का मान, जो कि यह है, अभिष्ट सही मान जो कि यह का क्या प्रतिशत होगा। सो कर लेते हैं, 56 बटा 224 गुणा 100। सो 56 चौका 224 और ये हो गया 25%। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि फिर से बॉड मास के ऊपर है। ठीक है। देखिए, यह पिछले साल का ही परीक्षा का पर्चा है, तो बॉड मास के उसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं, तो इन प्रश्नों को आपको काफी प्रैक्टिस करना है। देखने में यह सिंपल लगते हैं, पर बिना प्रैक्टिस के हो सकता है आप एग्जाम में थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाएं, तो बेहतर रहेगा प्रैक्टिस करें। अगेन, हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट यहाँ दिया गया है, तो 100 गुणा 10 हो गया 1000। तो चलिए इसको 1000 लिख देते हैं, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब आता है, ठीक है, अब मैं 1 मिनट में प्रश्न को थोड़ा उल्टे तरीके से लिख रहा हूं, लेकिन चलिए। अब ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब हमारे को करना है डिवीजन, क्योंकि का तो कुछ है नहीं ऑफ, तो 3000 जो अगर 1000 से डिवाइड होगा तो हमारे हाथ में आ जाएगा 3, और इधर 100 गुणा 10 हो गया 1000। सो 1000 घटा 100 जमा 3। सो 1000 घटा 100 हो गया 900, और 900 जमा 3 हो गया 903 इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है। तो साथियों, इसके साथ ही हम अपने आज के वीडियो के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। यह हमारा इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को बार बार देखें, क्वेश्चंस को समझें, और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो भी किताबें आपके पास हैं उनमें जाके उससे उन प्रश्नों का और प्रयास प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट की समझ बढ़े। एक बार फिर से आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अपने अधिक से अधिक मित्रों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।